Today we are going to start a very important topic, geometrical representation of complex number. बच्चों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताइए कि यदि मेरे पास z x प्लस आइटा y है, तो यहाँ पर जो x है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से हम जिस प्लेन को डिनोट करते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गिन प्लेन। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि जब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी तो उसमें हम दो तरह के एक्सिस लेते थे। मान लो मुझे आपको यहाँ पर 1,2 पॉइंट डिनोट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस लोगे, यहाँ पर वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट 1 हो गया, ये वाला पॉइंट 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,1। ऐसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए, जैसे z है हमारे पास x प्लस आइटा y, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया x, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया y हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिनोट करना है एक प्लेन के अंदर, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं यहाँ पर आर्गिन प्लेन। अपनी कॉपी नोट करें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन के अंदर डिनोट किया जाता है उस प्लेन का नाम होता है आर्गिन प्लेन। कई जगह इसको क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला गया है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसको आप गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से हम प्लेन के द्वारा बताते हैं, या तो आर्गिन प्लेन बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हो, या इसको गॉसियन प्लेन बोल सकते हो। अब मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, इसका पॉइंट क्या हो गया, x y। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो x है वो क्या पार्ट हो गया, रियल पार्ट, और y क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसलिए यहाँ पर जो एक्सिस ली मैंने वो ली रियल एक्सिस, और यहाँ पर ली मैंने इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर दो तरह की एक्सिस है, रियल एक्सिस और दूसरी को होगी इमेज एक्सिस। रियल एक्सिस में जो मुझे मिलता है उसे बोलते हैं रियल पार्ट, और इमेज में जो भी हमें पॉइंट मिलता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस मैंने x ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने y ले लिया, ये जो पॉइंट है वो जाएगा x, तो सब बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पॉइंट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट होता है उसे हम रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे, और दूसरा पॉइंट बोलेंगे उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z हमेशा रियल एक्सिस पे बनता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसकी जो लेंथ होती है वो कहती है इमेजिनरी एक्सिस पे होती है। इसलिए जो यहाँ पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, x, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम पता लग गया सब बच्चों को। जिस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्गिन प्लेन बोलते हैं इसको। ठीक है, कई जगह इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं और कई जगह इसको गॉसियन प्लेन बोलते हैं। अब मान लो इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ, दैट पॉइंट इज P। तो O से P तक का जो डिस्टेंस होता है, O से P तक का डिस्टेंस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि ये लाइन हमारे पास x के इक्वल है और ये y के बराबर है, तो मुझे बताओ O से P का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल लाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि किसी h हमें निकालना होता है तो क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, उनका अंडर रूट। तो ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ का एक नाम है, इस ओपी का एक नाम है, और उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z। यदि z हमारा x प्लस आइटा y है, तो यदि आपसे कहा जाए एग्जाम के अंदर कि बताओ इसका मोड z क्या होगा, तो मोड z यहाँ पर क्या होता है, लेंथ ऑफ ओपी कहलाता है। वेयर लेंथ ऑफ OA इज रियल पार्ट ऑफ z और लेंथ ऑफ AP इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उनका जो अंडर रूट करके हम जो वैल्यू निकालते हैं हाइपोटेनस, उसका एक नाम होता है यहाँ पर मॉडुलस z। मॉडुलस z को हम डिनोट करते हैं मोड z से, ये भी आप कॉपी में नोट कर लें, और दूसरा इसको डिनोट करते हैं r से। हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक चीज आती है कि ये एंगल जो हमारे पास क्या है, OP और x रियल एक्सिस से मिलकर बन रहा है, मैंने इसको यहाँ पर नाम थीटा दे दिया। तो यहाँ पर ये तो गया फर्स्ट नंबर का पॉइंट, इसको फर्स्ट नंबर पॉइंट लिख दें। सेकंड नंबर पॉइंट इसकी जस्ट नीचे डाल लें थीटा, इसको यहाँ बोलते हैं आर्गुमेंट, और कई जगह इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं।
हमें जब भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ पर हम किसका स्टार्ट करते हैं, टेन थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे y अपॉन x। y क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। जब भी हम इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं I और स्मॉल m और ब्रैकेट में z, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल पार्ट का हो गया RZ, दैट इज अ रियल पार्ट। इसको चाहो तो मोड में ले सकते हो, क्योंकि हम जिस क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर उसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर जिस क्वाड्रेंट में हम इसको लाई कर रहे हैं, इस x y को, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर क्या थीटा और अल्फा सेम होते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे सॉल्व करने के बाद, और जो भी निकलती है उससे हम थीटा को फाइंड आउट करेंगे, और जो थीटा निकलता है उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो दोनों चीज सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें कि आर्ग्यूमेंट प्लेन से हमें दो चीज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट की। पहले तो हम मॉडुलस z कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा नंबर क्या हो गया, इसका आर्गुमेंट z कैसे निकाला जाता है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसमें एक चीज अपनी कॉपी में जरूर नोट करें आप, कि हमारा यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें यदि थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में हमें लाई करनी, तो ये जो थीटा है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्योंकि हर क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट अलग होगा। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये होगा, इसका आर्गुमेंट ये वाला होगा, इसका आर्गुमेंट ये वाला होगा। हर क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। और मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस थीटा भी हो सकती है, 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकती है। इसका मतलब एक जनरल फॉर्म में यदि बात करें तो हम थीटा का इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। इसका मतलब आर्गुमेंट क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। लेकिन हमारा जो कोर्स है, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के अंदर जितने भी हमें थीटा निकालने हैं वो हमें इसके बीच में लेके आने होते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारी जो वैल्यू है वो हर बच्चे की बिल्कुल फिक्स हो जाए। और इसलिए जो ये जो थीटा जो दिया गया है इसका नाम यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसका मतलब जो थीटा माइनस पाई और पाई के बिटवीन होता है उस थीटा को यहाँ बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसका मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे हर क्वाड्रेंट के अंदर, वो हमें इसी आर्गुमेंट के अंदर लेके आने होंगे। अब चलते हैं हम थोड़े अगले पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट सब बच्चों समझ में आ गया, मॉडुलस का मतलब क्या है। सेकंड नंबर क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्गुमेंट। अपनी कॉपी में डाल दो, आर्गुमेंट को निकालने के हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाए, जैसे मान लो z को x प्लस आइटा वाई ले लिया, यहाँ पर दोनों चीज क्या पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई। सेकंड नंबर पर लिखो अपनी कॉपी में सेकंड क्वाड्रेंट। यदि मान लो z की पोजीशन हो जाती है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, इसका मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर z की वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, इसका तो माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आइटा वाई, इसका मतलब x माइनस आइटा वाई, इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट z इक्वल टू x माइनस आइटा वाई, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड इज नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ इज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि इसका क्या कंसेप्ट है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके आर्गुमेंट के कंसेप्ट पर। तो हमने सबसे पहले लिया है यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको p नाम दिया और इस एंगल को अल्फा मान लिया। तो मुझे एक चीज बताओ सब बच्चे कि यदि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर थीटा और अल्फा क्या हो गया, आपस में इक्वल कहलाएंगे। तो आपकी कॉपी नोट कर लो कि थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल कहलाती है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, वही सेम, तो ये जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल हो गया, ये डिस्टेंस x के इक्वल हो गया, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। लेकिन इसको हमेशा मोड में रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा इज कॉल्ड इन दिस केस एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अल्फा पता लग जाएगा, अल्फा को थीटा के बराबर कर देना, तो हमें इससे निकल जाएगा थीटा इन केस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो इसके नीचे सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि ये जो रियल एक्सिस है इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव हो गया, रियल एक्सिस, और ये इसका इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। तो इसको हम बोल सकते हैं z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई है। ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस एक्स कमा वाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पर पी नाम दे दिया। अब मुझे बताओ यदि मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूँ, एक्यूट एंगल, तो ये पूरा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो तरह की डायरेक्शन होती है, ये जो चलते हैं अपन लेफ्ट राइट वाला ये होता है एंटी क्लॉक, और जो नीचे चलते हैं उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर लगेगी, तो आप बोलोगे पाई माइनस अल्फा। पाई का मतलब होता है एक रेडियन है पाई, और वो 180 डिग्री के इक्वल कहलाता है। तो 180 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई। मैंने आपको एक दिन समझाया था कि भाई हमारे जो 11th क्लास में कोई भी चीज़ एंगल में लिखी नहीं जाती, इसलिए किसी भी एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में चेंज कर लो। इसमें जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है वो सब किस में लिखी जाती है, रेडियन में लिखी जाती है। इसका सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर लिख लो अपनी कॉपी के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा के इक्वल हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों चीज नेगेटिव में आ जाती है। इसका मतलब यदि मैं इसके डायग्राम को बनाऊं तो रियल एक्सिस मुझे बोलना पड़ेगा, इसको मुझे इमेजिनरी एक्सिस बोलना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हमारी लाइन मिली पी, यदि मैं इस एंगल को अल्फा लूं, एक्यूट एंगल को, तो आप मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक को इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, इस एंगल को अल्फा मान लिया, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो पूरा पाई हो गया, नहीं ये अल्फा ये वाला मान लिया अपने, तो पाई प्लस अल्फा। और यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है वो पाई इक्वल कहलाता है। लेकिन मैंने एक्यूट एंगल को अल्फा माना तो इसके दो आंसर निकल गए। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो वो तो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, और जब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ तो हो जाएगा माइनस का पाई माइनस अल्फा। तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दो आंसर निकल जाते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई माइनस अल्फा, और दूसरा पाई प्लस अल्फा भी बोल सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर जो हमें थीटा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लेना है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में होती है। तो हमारे पास जो थीटा है उससे हमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकलने वाले आंसर को हमें लाई करना है, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी ना, जबकि हमारी जो वैल्यू है वो पाई के अंदर आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है माइनस पाई माइनस अल्फा का यूज कर दिया। हालांकि कोई बच्चा पाई प्लस अल्फा का यूज करता है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो हम जो है थीटा ले रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो कोर्स है उसमें थीटा जितना भी लेते हैं वो हम किसमें लेते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लेते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यदि मैं आपको इसको x मानूं और इसको y मानूं, z कितना हो जाएगा, x माइनस एट होगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये एंगल अल्फा है, लेकिन हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे आप बताएं यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी, रियल एक्सिस आपने को भी नोट कर लें इसको, और इसको कर लें इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, क्योंकि जब कोई चीज भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है तो क्या लगता है, नेगेटिव साइन का हमें यूज करना होता है, ठीक है। और जब कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। अब मुझे बताओ ये पूरा एंगल क्या होता है, 2 पाई होता है ना, यदि ये पाई प्लस अल्फा है और ये माइनस पाई माइनस अल्फा है, तो माइनस पाई माइनस अल्फा क्यों लिखा अपन ने इसको, क्योंकि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो पाई माइनस अल्फा हुआ, क्योंकि अल्फा लिया तो ये पाई माइनस अल्फा हुआ। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू हो गई माइनस अल्फा के इक्वल हो गई। अब मेरे पास यहाँ पर क्या, चार क्वाड्रेंट में चार चीज पता लग गई आर्गुमेंट की। सबसे अच्छा tan अल्फा कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका y अपॉन x करके, इससे आपको अल्फा पता लग जाएगा, अल्फा को यहाँ पुट कर देंगे, उससे भी क्या निकल जाएगा, थीटा पता लग जाएगा। अब मैं इसकी एक समरी आपको लिख देता हूँ, जिससे हर बच्चा अपनी समरी को नोट कर ले कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चार क्वाड्रेंट के अंदर उसमें थीटा की वैल्यू होती है, हर क्वाड्रेंट की अलग अलग होती है। जैसे आप लिख लो यहाँ पर फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर z कितना है x प्लस आइटा वाई, यहाँ पर z कितना है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, यहाँ पर z कितना है माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, यहाँ पर z कितना है x माइनस आइटा वाई। इस वाले केस के अंदर थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा के बराबर कहलाती है। इस वाले केस में थीटा की वैल्यू माइनस का पाई माइनस अल्फा हो गया, इसमें थीटा की वैल्यू माइनस का पाई माइनस अल्फा, और इसमें थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा की वैल्यू। तो चारों क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट अलग अलग होता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं कि इन चारों के अंदर एक नोट डाल के लिख लो कि जो इसका मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो अंडर एक्स का प्लस वाई होगी। क्यों? क्योंकि चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, मॉडुलस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए चाहे एक्स प्लस आइटा वाई हो, चाहे माइनस एक्स प्लस आइटा वाई हो, चाहे माइनस एक्स माइनस आइटा वाई हो, चाहे एक्स माइनस आइटा वाई हो, चारों के अंदर जो मोड जेड है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हर क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। आज इतना ही बहुत। अब जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको एक बार आप देखिएगा, पढ़िए और हर पॉइंट को एक बार दिमाग में फिट करें, जिससे कल मैं आपको एक नया वीडियो डालूंगा और उसमें आपको बताऊंगा पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या है, हमें इन आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस इन दोनों का हमें यूज करना होगा। इसलिए आज क्या है, आपका जो भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाया है, क्या इसका कंसेप्ट है, कहाँ से ये चीज़ निकलती है, अल्फा का मतलब क्या होता है, थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा एक बार देखें। ओके बेटा सब बच्चों को, थैंक यू बेटा सब बच्चों को।